नमस्ते बच्चों। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर बीट्स एंड बीट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे सम एक्सपेरिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू साउंड, उन पे न्यूमेरिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस फिनोमेना ऑफ बीट्स। नाउ इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि मान लो आप एक लोकेशन पे खड़े हुए, ठीक है, मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, कंसिडर मी, एंड एक साथ दो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस। ऑलराइट, उनसे आने वाला साउंड मेरी लोकेशन पे सुपरपोजिशन कर रहा है। वो सुपरपोजिशन रिजल्ट कर सकता है इंटरफेरेंस में, अगर पाथ डिफरेंसेस हैं, या फिर मुझे बोलना चाहिए फेज डिफरेंस, अगर वो 2n पाई हो जाता है मेरी लोकेशन पे, तो फिर मुझे लाउड सुनाई देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस से 2n माइनस वन इंटू पाई हो जाता है, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, in that case destructive interference will take place at my location and I will hear minimum sound or I may not hear any sound अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम रहे। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन जनरल। ओके, और इस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं दोनों सोर्सेज की सेम होती हैं। ऑलराइट, नाउ अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी डिफरेंट कर दी जाए, थोड़ी अलग कर दी जाए, ठीक है, इन दोनों सोर्सेज की, मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूं, तो होता क्या है कि मेरे पास घड़ी है और मुझे अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 10 बजे, तो 10 बजे मुझे सुनाई दे रहा है लाउड, 10 बज के 1 सेकंड पे सुनाई दे रहा है मिनिमम, अगेन लाउड, मिनिमम, लाउड, मिनिमम, लाउड, मिनिमम, like that. This is repeating. Means intensity is fluctuating at a location with time. This phenomena is called beat. And ये कब होता है? जब दो सोर्सेस स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रखते हैं और उनका साउंड एक लोकेशन पे सुपरपोजिशन करता है, और वो टाइम के साथ उसी लोकेशन पे कभी कंस्ट्रक्टिव तो कभी डिस्ट्रक्टिव करने लगता है इंटरफेरेंस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन बन जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस पोजीशन का फंक्शन था, तो डेफिनेटली मेरी पोजीशन कुछ है दोनों सोर्सेस के रेस्पेक्ट में, उसके हिसाब से यहाँ पे सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, बट टाइम के साथ भी अगर फेज डिफरेंस बदल रहा है तो फिर डिस्ट्रक्टिव भी होगा, कंस्ट्रक्टिव भी होगा, और बीच में नॉर्मल सुपरपोजिशंस भी होंगे। यस, इंटेंसिटी विल चेंज टू मैक्सिमम, देन स्लोली टू मिनिमम, देन मैक्सिमम टू मिनिमम एंड सो ऑन। दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन आई विल हियर, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है? बीट। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम समझें कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है, कोई भी सोर्स है S1, यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स है मान लीजिए S2, और मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर है और डिटेक्टर है, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है, और यहाँ पे उसके पास साउंड पहुंच रहा है, मैं स्ट्रेट लाइन से भी दिखा सकता हूँ, नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो साउंड है, यस ध्यान से सुनिएगा, उसकी कुछ इक्वेशन है। सपोज मैं प्रेशर के टर्म में लिख रहा हूँ P1 इज इक्वल टू P0। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो एम्पलीट्यूड में सेम ले रहा हूँ ताकि मुझे मिनिमम 0 सुनाई देगा। आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है ना, क्योंकि वहां एम्पलीट्यूड सेम होता है। सो इट इज P0 साइन ऑफ say ओमेगा टी, और यू कैन यूज cos फॉर दैट केस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने बहुत साइन यूज किया, चलो cos लिख लेते हैं अभी। तो cos ओमेगा टी माइनस kx। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ये वेव है, दूसरी वेव है P2 which is P0 cos ओमेगा टी माइनस kx। अच्छा, इसमें कुछ डेल्टा वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस डेल्टा भी रख सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। ऑलराइट, नाउ सी वन थिंग है, यहाँ पे अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीडियम सेम है, तो v सेम रहेगा। आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं, दैट v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k। यस है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ओमेगा सेम है, v मीडियम डिपेंडेंट है, दोनों वेव एक ही मीडियम में जा रही है, तो जब ये दोनों नंबर सेम है दोनों के लिए, तो फिर k भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो दिस वेव आर ओके। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये वेव कुछ ट्रैवल करके आई है, मान लीजिए x1 डिस्टेंस, ये वेव कुछ ट्रैवल करके आई है x2 डिस्टेंस,
तो इसकी जो इक्वेशंस है बच्चों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे टाइम के साथ x तो फिक्स हो गया ना, पोजीशन फिक्स कर देना मतलब x फिक्स हो गया। तो इस लोकेशन पे ये x1 ट्रैवल करके आया तो p नॉट cos ओमेगा t माइनस के x1, वैसे ही यहाँ से x2 ट्रैवल करके आया तो p नॉट cos ओमेगा t माइनस के x2 प्लस डेल्टा। तो किसी भी टाइम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई एट ऑब्जर्वर लोकेशन is what difference of these two, so write omega t say minus kx2 plus delta minus this omega t then minus kx1, okay something like, मैं ओल्डर कैलकुलेशन से मैंने आपको डेल्टा नेग्लेक्ट किया था, ठीक है, तो आप चाहें तो डेल्टा यहाँ भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रखने के लिए रख भी सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एज सच। See here, so when we take the difference, you see the omega t terms cancels out, you get k x1 minus x2 plus delta. I have talked about the cases where delta was zero, delta may not be zero, वो इसे देना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो फिर क्या आ गया, फिर आपके पास डेल्टा फाई आ गया 2 पाई बाय लैम्डा k is 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो इसकी बात हमने की थी कि दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी अगर रखते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फेज डिफरेंस कितना बन रहा है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो ऐसे केस में इनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये डेल्टा x कुछ इस तरीके से है कि डेल्टा फाई 2n पाई आ जाए, यानी डेल्टा x n लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा और हमेशा लाउड सुनाई देगा, उसे हमेशा लाउड सुनाई देगा, कोई भी टाइम रख दो, क्योंकि मेरा फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी केस में आप ऐसे सोचो, जस्ट थिंक लाइक दिस, यहाँ पे आपका एक सोर्स S1 है, यहाँ पे आपका कोई दूसरा सोर्स S2 है, ये मैं ऑब्जर्वर है, ठीक है, और सपोज यहां से एक वेव यहां पहुंच रही है, दूसरी वेव यहां पहुंच रही है, ठीक है। ये वेव जो है पहली वेव, इसकी इक्वेशन में लिख दे रहा हूं p नॉट, एम्पलीट्यूड सेम ले रहा हूं cos ऑफ ओमेगा 1t माइनस, हम k भी बदल जाएगा कि नहीं ये बताओ, k विल चेंज, यस, बिकॉज ओमेगा चेंज कर दिया मैंने, v वही रहेगा, k चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम सेम है तो v सेम रहेगा, मीडियम प्रॉपर्टी होता है वेलोसिटी। दूसरी वेव की इक्वेशन p2 इज इक्वल टू p नॉट, एम्पलीट्यूड सेम रख रहा हूं मैं, cos ऑफ ओमेगा t 2t minus k2 x2, this path is x1, this path is x2, so you put these numbers here. So at this location of observer, which is fixed by this x1 x2 from the respective sources, all right, what is delta phi? So let us find out delta phi at location of observer, at location of observer, ठीक है। So what is the delta phi you will get? Take the difference, so you will get omega 2t minus omega 1t, okay, let me write this way, omega 2t minus k2 x2, मैं डेल्टा जानबूझ के नहीं लिया, ले सकते हैं, हमारा डिस्कशन उस पर नहीं है, omega 1t minus k1 x1, तो what you get here, you basically get omega 2 minus omega 1 into t, yes, minus this k2 x2, तो मैं प्लस करके लिख देता हूँ k1 minus, आई एम सॉरी ये नहीं लिख पाएंगे अपन को लिखना पड़ेगा एज इट इज, विच इज k1 x1 माइनस k2 x2। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक गिवन लोकेशन के लिए ये तो कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, समझ रहे हैं, क्योंकि x1 फिक्स्ड है, x2 फिक्स्ड है, k1 k2 फिक्स्ड है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, वहीं पे है, ठीक है। बट देयर इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, फेज डिफरेंस। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर फेज डिफरेंस 0 आ जाता है फॉर सम नंबर, थोड़ी देर बाद वो 2 पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, बीच की सारी नंबर्स लेगा। मतलब क्या हो रहा है, आप सोचिए, किसी भी टाइम पे अगर डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ 0 आती है, मतलब यहाँ उसे लाउड सुनाई देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2n पाई के हिसाब से, याद है आपको, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। थोड़ी देर बाद बदल के फेज डिफरेंस पाई हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव, फिर बदल के कितना हो गया, मान लीजिए फिर बदल के हो गया से 2 पाई, वापस कंस्ट्रक्टिव, 3 पाई डिस्ट्रक्टिव, 4 पाई कंस्ट्रक्टिव, 5 पाई डिस्ट्रक्टिव। सो व्हाट इज हैपनिंग, टाइम के साथ इसी लोकेशन पे फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ इसी लोकेशन पे ओवरऑल इंटेंसिटी चेंज होगी, और यही है आपका बीट। समझ पा रहे हैं बात, ओके। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊंगा आखिरी में, ओके, विल डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट विद द साउंड, सो उसमें आपको और समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं बाय द वेरिएशन ऑफ साउंड। कैलकुलेशन वाइज आप समझ रहे हैं इतना, अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए ये तो फिक्स टर्म है ना,
है ना। मान लेते हैं से एट t इक्वल टू t1, किसी भी टाइम t इक्वल टू t1 डेल्टा फाई इज 0। ठीक है, होगा भाई, कोई ना कोई t1 तो ऐसा होगा ना जिसके लिए ये पर्टिकुलर नंबर पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद ये 0 मतलब क्या हो गया भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। चलो मैं इस साइड का मिटा रहा हूं। ये कौन सा केस था जहां पे फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो फिर वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था, बट टाइम के साथ वो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा था। एक लोकेशन पे अगर मुझे लाउड सुनाई दे रहा था तो हमेशा लाउड सुनाई दे रहा था, जबकि यहाँ पे उसी लोकेशन पर लाउड भी सुनाई दे रहा है, मिनिमम भी सुनाई दे रहा है, टाइम के साथ जो इंटेंसिटी है वो चेंज कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ बीट्स। Okay, so just focus there. तो मैंने माना है t equal to t1 delta phi is 0. So for your information, हमारा की पढ़ चुके हैं 2n pi n can go from 0, 1, 2, 3. It stands for constructive interference. I told you this is in general. वहां मैंने लिखा था कि phase difference is due to path difference only. Then you will use delta x equal to n lambda. Otherwise you will not. Alright. तो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि क्या ओमेगा सेम दिया है, दोनों सोर्सेस का दिया है तो आप डेल्टा एस इक्वल टू एन लैम्डा से जाइए बिंदास, नहीं तो जनरल कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की डेल्टा फाई के टर्म्स में। और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है डेल्टा फाई इक्वल्स टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, आई टेक एन फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। प्लस ले लिया तो 0 से भी स्टार्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो मैंने लिया है t इक्वल टू t1 डेल्टा फाई 0, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मैं अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लेता हूं कब हो रहा है, t इक्वल टू t2 पे, और वो कब होगा जब आपके डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट बताना। डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी 2 पाई, यहां वापस से कंस्ट्रक्टिव होगा। यस, नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ बीट्स, बीट फिनोमेना तो आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी बीट की, व्हेन टू वेव्स, चलो लिख लीजिए, लिख लो फटाफट बीट की डेफिनेशन। व्हेन टू वेव्स हैविंग same amplitude and slightly different frequencies interfere, then intensity or resultant intensity at a given location changes with time. Okay, line change and write. The time interval between two consecutive louds, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैक्सिमम इंटेंसिटी इंस्टेंट्स, टाइम डिफरेंस और टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive louds is called beat period. ठीक है, अब लाइन चेंज करके वापस लिखिए। एंड नंबर ऑफ बीट्स produced per second is called beat frequency. ठीक है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आपका पहला मैक्सिमा t इक्वल टू t1 पे बना, दूसरा मैक्सिमा t इक्वल टू t2 पे। तो बीट पीरियड बता सकते हो आप मुझे यहां से, बीट पीरियड जिसे मैं कैपिटल T लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या निकल के आएगा, t2 माइनस t1 आएगा कि नहीं आएगा भाई, यही आएगा ना, t2 माइनस t1। अच्छा, फेज डिफरेंस कितने से चेंज हुआ है, व्हाट इज द चेंज इन द फेज डिफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ मच, 2 pi. Let's write it. So what will you do? You will write omega 2 minus omega 1, yes, into t2 minus t1 is equal to 2 pi. कुछ नहीं, वैल्यू पुट किया अपन ने, t1 रख देंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू 0 रख दी, t2 रख देंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू 2 pi रख दी। वो वाला टर्म फिक्स है, डिफरेंस लिया तो वो कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो आपका ये जो टर्म है t2 minus t1 which is t, क्या आ जाएगा, 2 pi डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा कि नहीं। अच्छा भाई,
अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे आप, 1/बीट पीरियड, दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी ω2 minus ω1 divided by 2 pi, so it will be ω2 divided by 2 pi minus ω1 divided by 2 pi. आपको याद दिला दूं, ओमेगा divided by 2 pi is f, so what will be this beat frequency, f beat, ठीक है, I write here f beat, it is equal to, I am deliberately using mod क्योंकि बड़ा छोटा कोई भी आ सकता है, f1 भी बड़ा हो सकता है, f2 भी, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है. तो दिस इज इट, मीन्स व्हाट, अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी f1 है, दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी f2 है, और वो एक साथ ऑन कर दिया जाता है, दोनों वेव एक साथ पहुंचती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, बीट. ओके, वेल लेट्स सी. So I want you to note this discussion here. Write the formula of beat frequency. This is important formula. पूछा जाएगा. What is F1? F1 is frequency of first wave. Here you can write F1 is ω1 by 2 pi. F2 is ω2 by 2 pi. So F1 is frequency of first wave. F2 is frequency of second wave. So this is what you got. Okay, the calculation. I hope you understood this part here. हम इसे दूसरे तरीके से भी डिराइव करके अभी देखेंगे. फिलहाल आई कंसीडर आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, तो ये है बच्चों बीट. Okay. Now let us understand it mathematically. So method number 2 of deriving this formula of beat frequency. See here. Consider the first wave as P0 cos of ω1t minus k1x. Another P2 as P0 cos of ω2t minus k2x. To make the calculation easier, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ. आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. P1 is equal to P0 cos of, I'm taking omega common, so ω1 t minus, can I write x by v, where v is ओमेगा बाई के. थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए कि आप इसे मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, तो ओमेगा 1 बाई वी बनेगा. एंड व्हाट इज ओमेगा 1 बाई वी इज k1, जो वहां पे लिखा हुआ था. इसी तरीके से ये जो वेव है इसे लिख देते हैं P0 cos ऑफ ओमेगा 2 t माइनस x बाई वी. कोई आपत्ति इसमें? चलो, अब ये दोनों वेव एक ही पॉइंट पे पहुंचती हैं. ठीक है, सो बाय superposition of these waves. So what will you get? You will be writing P is equal to P1 plus P2 at any location. So P will be P0 cos of ω1 t minus x by v plus P0 cos of ω2 t minus x by v. Take P0 out, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड यूज cos c plus cos d. क्या होता है? cos of c plus d by 2. What is c plus d? You will get ω1 plus ω2 by 2 into t minus x by v. This is first term. Cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. So it will be ω1 minus ω2 by t, 2 into t minus x by v. So this is what we get. Yes? कोई आपत्ति किसी को? चलो, अब एक काम याद ध्यान से देखो. P became, it's not standing wave, not at all. दोनों में ओमेगा का टर्म आ रहा है. स्टैंडिंग वेव में मल्टीप्लिकेशन था, पर एक में सिर्फ kx था, दूसरे में सिर्फ ओमेगा t था, बट यहाँ दोनों में ही kx एंड ओमेगा t के टर्म आ रहे हैं. So P0 into cos of
डेल्टा ओमेगा by 2 which is omega 1 minus omega 2 into p minus x by v multiplied with cos of, इसे मैं सिर्फ ओमेगा लिख रहा हूँ, ओमेगा t minus x by v. Just look at this expression जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी हुई है. इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है देखिए. Where delta omega is difference. I'm sorry, only omega 1 minus omega 2. मॉड लगा दीजिए, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक है. एंड ओमेगा इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा बाई 2. Now if I consider, say if omega 1 and omega 2 are closer to each other, in that case definitely omega 1 minus omega 2, or is this delta omega, will be much less than this omega. ठीक है, दो नंबर उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस will be close to 0. however this average is almost omega 1 or omega 2. आप समझ पा रहे हैं ये बात, ठीक है. So what we have in this expression, we have two terms. The first term is this, which is changing with time as well as position. Another term is this, which is also changing with time and position, but here the frequency of change is quite large, here frequency of change is quite small. This term is changing very slowly, this term is changing at faster rate. Okay, आप ये देख पा रहे हैं. चलिए अब हम क्या करते हैं, ये टर्म तो एक प्रोग्रेसिव वेव जैसा दिख रहा है, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है. इसे क्लब कर लेते हैं एम्पलीट्यूड के साथ. सो व्हाट आई वांट इज, आई वांट स्पेस हियर, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है. चलिए, तो मैंने अभी यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी उसे मैं वापस से लिख रहा हूँ, जो हमें मिला था सॉल्व करके. P इज इक्वल टू, अच्छा मैं 2 का फैक्टर और मिस कर दिया, यहाँ पे 2 का फैक्टर कंटिन्यूड होगा, आप लिख लीजिएगा 2p नॉट कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू t माइनस x बाई v मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ ओमेगा t minus x by v. Yes, I call this term as A deliberately because it is playing the role of amplitude of overall wave. ठीक है, so this equation looks like this: P equal to A cos omega t minus x by v, like a progressive wave. But here A itself is function of x and t. Amplitude is 2p naught cos of delta omega by 2 t minus x by v. Alright, अब आप तो x तो फिक्स कर दिए, किसी एक पॉइंट पे एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है. सो एड ए फिक्स्ड लोकेशन, maybe we can take say at x equal to x naught. For simplification reason आप उसे origin भी मान सकते हैं, zero भी पिक कर सकते हैं. Then how the variation of A with respect to time will look like? उसी पॉइंट पे x equal to x naught पे ये जो A है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 2p naught cos of delta omega by 2 t minus x naught by v. ठीक है, कंसीडर, मैं जानबूझ के कंसीडर कर रहा हूं x नॉट टू बी 0. तो ये इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी आपकी, a इज इक्वल टू 2p नॉट, एनीवे इट्स नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट है, डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी. ये हो जाएगी ना. तो इट्स अ सिंपल कॉस फंक्शन. यस, तो चलो देखते हैं. सो आई एम जस्ट प्लॉटिंग इट.
A versus T. Here is A. So at T equal to 0, deliberately I have taken, it will be 2P naught. It will decrease, then increase, then decrease, and so on. This is how it goes. Yes. थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन. Alright. तो आप बिंदास यहाँ पे देख सकते हैं, बिंदास देख सकते हैं कि इसका अपना एक वेरिएशन है, एम्पलीट्यूड के चेंज होने का अपना एक वेरिएशन है. यस, ये आपका हो गया t टाइम. ठीक है, ये बाकायदा आप लिख सकते हैं t/4, and write it as t/2, 3t/4, and this t is the time period of variation of amplitude. This t is time period of variation of amplitude at any location. Yes, you can write this t. Okay, तो इस t को मैं जानबूझ के t नॉट लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, या फिर t a लिख देता हूँ ताकि हम बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे. What is t a? t a is time period of variation of amplitude at x is equal to x naught, which I have taken 0. Yes. अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन इतना ही रहने वाला है. x नॉट से सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि t इक्वल टू 0 पे 2p नॉट नहीं, कहीं और से स्टार्ट हो जाएगा. बस स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Now what is this? How much it is? T A, how much? T A is 2 pi divided by delta omega by 2. So this is T A. Well, I want intensity variation. So you know, intensity is proportional to amplitude square. Yes. So जैसा ग्राफ मेरा एम्पलीट्यूड का है, इंटेंसिटी का ग्राफ उसके स्क्वायर जैसा आएगा. Yes, so it will look like this. आप समझते हैं स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा, है ना? थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा ये, पहली बात तो, और नेगेटिव में कुछ नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, ये हो गया आपका I वर्सेस T ग्राफ. तो नेगेटिव में कुछ नहीं दिखेगा. दैट्स अनदर थिंग हियर. तो ये स्टार्ट करेगा 4p नॉट स्क्वायर से, व्हिच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी. ठीक है, I नॉट भी लिख सकते हो इसे अपन, एंड इट विल गो टिल दिस पॉइंट. देन you have here, then you have here, and then you have here. So just to identify what is going on here. ठीक है, थोड़ा सा आप ये समझिए, इंटरवल उतना ही बड़ा है, भले आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है. Okay, so here intensity goes like this, then it becomes like this. Again it is maximum here. Again it is maximum here. Then it is 0 here. Okay, then it is once again maximum here. So this is how the variation of intensity looks like. Now can you check? आपने इतना तो सीखा ही है कि अगर cos फंक्शन का टाइम पीरियड अगर TA है, तो cos स्क्वायर का टाइम पीरियड आधा हो जाता है, TA/2 हो जाता है. तो वेरिएशन, टाइम पीरियड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन वो सिर्फ इतना ही रह जाएगा बच्चों. दिस इज टाइम पीरियड TI, आई कॉल इट TI, टाइम पीरियड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन. और आप TI क्या लिखोगे? TI is this TA/2. And what is TA? So TI will be equal to this 2 pi by 2 into delta omega by 2. 2 cancels. So time period of variation of intensity क्या आ गया बच्चों? 2 pi divided by delta omega. Yes. Now इंटेंसिटी का टाइम पीरियड के साथ टाइम के साथ वेरिएशन, मतलब यहाँ पे आप लाउड सुन रहे हैं, फिर आप लाउड सुन रहे हैं, फिर आप लाउड सुन रहे हैं, आप मिनिमम सुन रहे हैं, मिनिमम सुन रहे हैं. जैसे इस केस में आप कुछ नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड सेम ले रखे हैं. यस, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मुद्दे की बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि ये लाउड और ये लाउड, दो लाउड के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव लाउड के बीच का जो टाइम है वही TI है, और उसे ही हम क्या डिफाइन करते हैं? बीट पीरियड. सो व्हाट इज बीट पीरियड फ्रॉम दिस डिस्कशन? Beat period is this only. T beat is nothing but time period of intensity variation, and it is nothing but 2 pi by delta omega. So you can write here F beat, it will be 1 by T beat, which will be delta omega divided by 2 pi. And what is
delta omega you have is mod of, I am deliberately using mod divided by 2 pi which can be written as mod of f1 minus f2। तो ये बात हमने वैसे वहां मैथमेटिकली भी की थी और ये इसका प्रॉपर तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने वापस डिराइव कर दिया कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहेगी, mod of f1 minus f2। so this is what happens। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती बच्चों, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती तो फिर ये टर्म मुझे दिखाई नहीं देता, ये टर्म मुझे दिखाई नहीं देता, मतलब हर जगह एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आता, ठीक है। तो अगर वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम आती तो फिर मैक्सिमम ही रहती, मिनिमम आती तो मिनिमम ही रहती। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टाइम के साथ चेंज नहीं होती, पर यहाँ किसके साथ भी चेंज हो रही है इंटेंसिटी, टाइम के साथ, और वो भी पीरियोडिकली फ्लक्चुएट कर रही है। उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है आपके पास, टाइम पीरियड इज रिटन ओवर हियर 2 पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी इज जस्ट डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, जैसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक और कर्व आपको समझा दूं, वेरिएशन ऑफ दिस टर्म, वेरिएशन ऑफ दिस टर्म cos of omega t minus x by v, how it will look like as compared to that term। तो आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं ये वाला पार्ट, इंटेंसिटी कर्व रिमूव कर रहा हूं। So I just want to tell you how the pressure variation will look like there। Okay, so अभी अपन प्लॉट कर रहे हैं इसके जस्ट नीचे this is the second term of that expression which is cos of omega t minus x by v। अब x तो मैंने जीरो ही ले लिया, वही पुट कर रहे हैं अपन, कहीं पे लिखा मैंने x नॉट को जीरो पुट किया, ये वाला टर्म रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सिर्फ किसे प्लॉट कर रहे हैं अपन, सिंपली cos omega t। कोई नो how cos omega t will go with this particular term। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैंने क्या क्या कंसीडर किया। आई एम प्लॉटिंग दिस cos of omega t minus x by v at x equal to x naught equal to 0 with respect to time। Now how it will look different from this particular curve, उसमें सिर्फ इतना ही बोला जा सकता है कि ये जो ओमेगा है इट इज मच मच ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड विल बी much much smaller, so this will fluctuate very fast, so it will go like this। I hope you can feel it। yes, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द सेकेंड टर्म, मे बी यू कैन कॉल इट टी नॉट। तो इस टर्म का फ्लक्चुएशन का जो टाइम पीरियड है वो काफी कम है, ये कोई डैम्पिंग नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट द सेम, ठीक है। So this is the second term। Now how the product will behave, how this product t which is a cos omega t minus x by v, a का वेरिएशन वो लिखा हुआ है और cos omega t का वेरिएशन ये लिखा हुआ है। तो अब ये क्या है भाई, ये तो a है ना, तो इसकी जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो कौन डिसाइड करेगा, a का। तो how the product will look like, I'll tell you। तो जब आप इन दोनों को क्लब कर दीजिए, दिस इज द टाइम, दिस इज द प्रेशर P, राइट। तो अंदर ये डिसाइड करेगा और बाउंड्री वो डिसाइड करेगा। तो पहले बाउंड्री बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक ही साइकिल मैंने बनाई हुई है, ये आपकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। इसके अंदर का कर्व ये डिसाइड करेगा, ओके। ऐसे नीचे से भी आपको बनाना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि लोअर पार्ट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोस, ओके। कैन अंडरस्टैंड इट दैट वे। तो इसको समझने के लिए दूसरा कर्व भी नीचे से बना दे रहा हूं मैं, व्हिच इज विल लुक लाइक द सेम, something like this। It's not up to the scale। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है और ये अंदर के प्रेशर का वेरिएशन है। सो दिस इज हाउ इट विल गो। इसी लोकेशन पे प्रेशर एम्पलीट्यूड अभी है, फिर कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, जीरो हो गया, बड़ा 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 मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, एंड
times like this. So this is how the pressure is varying at that x naught with respect to time. You have loud here, you have loud here, you have loud there, and so on. I hope you're understanding this. So this is beat. Now एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो ये सब आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या जानने की जरूरत है कि you should have two waves, okay, which have slightly different frequencies with same amplitude. They will produce beats. Alright? So मैं मिटा रहा हूं इसे. एक ही फॉर्मूला जो यहाँ पे आपको याद रखना है, इट इज एफ बी बीट फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इट इज मॉड ऑफ f1 माइनस f2. तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए दिस इज सफिशिएंट, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट मैथमेटिकली आल्सो. चलिए अभी आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन एंजॉय करिए इस पार्ट का. ओके बच्चों, तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दो फ्रीक्वेंसीज हैं 400 हर्ट्ज एंड 402 हर्ट्ज. ठीक है, तो अभी हम बीट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं. ठीक है, आप लोगों को मैंने जो अभी थ्योरी पढ़ाई है हम देखते हैं कि सच में भी हम इसे फील कर सकते हैं. ओके, तो एक एक करके पहले हम दोनों फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं और फिर देखिए कि जब हम उन दोनों को एक साथ प्ले करते हैं तो थ्योरी बोलती है कि 2 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी एक सेकेंड में इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, अब हम उतना काउंटिंग तो नहीं करेंगे बट एटलीस्ट यू कैन फील दैट इंटेंसिटी इज चेंजिंग. ओके, सो लेट्स फर्स्ट प्ले 400 हर्ट्ज. Hear this sound. It's of constant intensity. Okay. Now, let's see 402 hertz. आप देख पा रहे हैं सिंगल टोन है, कोई वेरिएशन नहीं इंटेंसिटी में. ओके, नाउ लेट अस सी. मैं भी इन दोनों को एक साथ प्ले कर रहा हूं. 400 हर्ट्ज, ध्यान से सुनिए. Can you see this? Wow, 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 wow. Intensity is changing periodically. आप लाउडनेस देख सकते हैं, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है उसी लोकेशन पे. मेरे मोबाइल फ़ोन का जो फ़ोन है, माइक है जो रिकॉर्ड हो रहा है जहाँ से, वो फिक्स लोकेशन पे और वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव. इसलिए कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी हाई, डिस्ट्रक्टिव में लो. और अगर आप इसे, अच्छा अभी देखिए 400 हर्ट्ज बंद हो गया प्ले होना, दोनों ही बंद हो गए. तो चलो हम इन्हें वापस से प्ले करते हैं. तो एक बार वापस से आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. 400 हर्ट्ज अभी प्ले हो रही है. नाउ 402 हर्ट्ज. सी द वेरिएशन. अगर हम स्टॉप वॉच से काउंटिंग करें तो देयर आर 2 बीट्स पर सेकेंड एग्जैक्टली. ओके, वेल, थैंक यू. ये भले ही मैथमेटिकली आपको बहुत टफ लगा हो, जितना मैंने बताया है उतना ना भी बताता मैं तो भी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते थे. मैंने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो मेथड बताया था इसमें बहुत कम मैथमेटिक्स यूज किया था. दैट वाज सफिशिएंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द इनसाइट व्हाट हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस. ओके, तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ. ओके, तो पहला सवाल लिखते हैं अपन. उससे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. लेट अस राइट फ्यू पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इन नोट. अब देखो, हमारे कान का लिमिटेशन है, हमारे कान का जो ईयर ड्रम है उसका लिमिटेशन है कि अगर उसकी लोकेशन पे इंटेंसिटी 10 टाइम्स पर सेकेंड से ज्यादा वेरी करती है, कुछ बुक 16 टाइम्स भी लिखती हैं 16, पर हम 10 पर ही चलते हैं. आप एग्जाम 10 ही लेके चलिए. ठीक है, अगर आपके कान की लोकेशन पे इंटेंसिटी, ओवरऑल इंटेंसिटी
10 टाइम्स पर सेकेंड से ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तो आपका कान सेंस नहीं कर पाता, आपको वो कांस्टेंट लगेगी। 10 से कम है तो आप सेंस कर पाएंगे। जैसा आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा, उसमें डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 था, तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज थी, मतलब 1 सेकेंड में इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम बन रही थी। ठीक है, 2 से 3 4 5 भी हो सकता है, आप उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बट 10 के बाद वो डिटेक्ट नहीं होता। तो पहला पॉइंट हम ये लिख रहे हैं, लिखिए to observe beat phenomena by human ear, beat frequency should be less than 10 hertz. Beat frequency should be less than 10 hertz. अच्छा, एक दिन मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा कान है वो किस रेंज में सुन सकता है, तो वो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज में। तो ये था कि साउंड की फ्रीक्वेंसी, माइंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ना कि इंटेंसिटी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपके पास दो साउंड साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज के अंदर होना चाहिए अगर आप बीट्स ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो 10 हर्ट्ज से ज्यादा हुआ तो बीट्स ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपको वेरिएशन नहीं समझ आएगा, आप सुन फिर भी पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर एक फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर बीट ऑब्जर्व करना है तो 90 से 110 के बीच में ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बीट बनेगी तो हमारे कान से महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो 10 हर्ट्ज इसका लिमिटेशन है, रखने वाली बात है, लिख लो। दूसरा पॉइंट जो हमें लिखना है, इट इज रिलेटेड टू ट्यूनिंग फॉर्क। मैंने आपको उस दिन बताया था ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। इट हैज 2 आर्म्स, ठीक है, इट हैज 2 आर्म्स यू शेप में एंड ए हैंडल। नाउ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये बात आपको समझनी है, लिखनी है, तो यहां पे आप लिख लीजिए frequency of tuning fork is its characteristic। तो एक गिवन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, is its characteristic। अब इसमें लिखिए आप if लाइन चेंज करके लिखना है आपको, if arms of a tuning fork is loaded with मोर मास, जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैक्स मोम कुछ स्टिक करा दूं या फिर कोई भी वेट ऐड कर दूं इनकी आर्म्स पे। ठीक है, इफ आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड विथ मास, ब्रैकेट में आप वैक्स लिख सकते हैं, ठीक है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू मोर इनर्शिया, वो अभी कम वाइब्रेशन पर सेकेंड कर पाता है। तो frequency of tuning fork decreases when it is loaded with mass. In general, we use wax for that purpose. Okay. Second point इसमें tuning fork के अंदर ही, if some mass is removed from arms of a tuning fork, ब्रैकेट में लिखिए process is called filing। ठीक है, फाइलिंग क्या होता है? अब फाइलिंग आपने देखा सैंड पेपर वगैरह आता है, उससे हम कुछ सरफेस को रब करके उससे मटेरियल जो डिपॉजिट रहता है उसे हटा सकते हैं। तो फाइलिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस जिसमें क्या मास क्या कर रहा होता है, कम। तो हमने लिख लिया इफ मास इज रिमूव फ्रॉम आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, प्रोसेस इज कॉल्ड फाइलिंग, FILING, bracket close, then its frequency increases। सीधा सीधा याद रखें, मास लोड किया ट्यूनिंग फॉर्क पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मास हटा लिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं बीट्स के। तो देखते हैं बीट्स पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब भी बोला जाए नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी, इट मींस द सेम इज डिफरेंस ऑफ द टू पार्टिसिपेटिंग frequencies। Okay, so write first question। देखिए, a tuning fork